Good morning, my dear students. I am NP Singh, physics teacher of your school, CCL DAV GDD. Today I am going to discuss a very important topics of your second chapter, force. It is conservation of momentum. So let us learn what is the statement of conservation of momentum. A statement to conservation of momentum states that total momentum of a system remains constant if no external force is applied on it. In the language of mathematics, simply you can write it as if F external is 0, then P is equal to constant. ओके, यानी कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए किसी सिस्टम पर तो उसका टोटल मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए. तो इसको अब प्रूव किया जाए. कैसे आप प्रूव करेंगे इसको? सो लेट अस लर्न प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल. लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट A and B. Two object A and B. A is moving with velocity u1 and B is moving with velocity u2, and both are moving along the same straight line. Further, u1 is greater than u2. So since they are moving in the same straight line, they collides with each other. Okay, and as a result, after collisions, let velocity of A becomes v1 and velocity of B v2. Okay, and suppose dt be the time interval for the collisions. dt represents a small interval of time. क्लियर है? तो ये dt से हम लोग क्या सिंबलाइज किए हैं? द periods of collisions between the two bodies. So during collision A exert force on B. इसको कैसे सिंबलाइज किया जाए? फोर्स A है और ये B है, तो फोर्स ऑन A, इसको हम क्या लिखेंगे? ये फोर्स किसने अप्लाई किया है? A ने. तो इट इज़ फोर्स ऑन B आर ड्यू टू A. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, B ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन द A. इस फोर्स को हम कैसे सिंबलाइज करें? तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. इसको देखिए, आप ऐसे लिखिए इसको, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. तो ये कोलिजन के समय बी पर कितना अप्लाई किया है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. और बी ने ए पर कितना अप्लाई किया है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. इसको आप ऐसे पढ़ लें, नहीं हो तो हम यहाँ लिख देते हैं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. इसको क्या पढ़िएगा? तो इसको वी डैश ऐसे पढ़ें, वी डैश फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ओके, नाउ बिफोर कोलिजन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मीन्स मोमेंटम ऑफ बोथ ए एंड बी. तो बिफोर कोलिजन पहले आप निकालें किसका? मोमेंटम ऑफ ए. तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास इंटू वेलोसिटी. लेट ए का मास है m1, अब b का है m2. ओके, m1 और m2 लिख दिए. तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए कितना है? मास है m1, वेलोसिटी u1. And after collision, momentum of A is equal to m2 m1. हाँ, मास तो m1 है और A का ही लिख रहे हैं, तो m1 एंड वेलोसिटी कितना हो गया है? v1. ओके, therefore change in momentum
चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। कैसे निकालोगे मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं? ऑलवेज फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 v1। फाइनल मतलब कोलिजन के बाद का कितना है, और पहले कितना था? m1 u1। तो ये हुआ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कितना, रेट कितना हो जाएगा? तो m1 v1 m1 e1, ये तो चेंज हुआ। और ये चेंज हुआ कितनी समय में है? dt टाइम में। तो dt से डिवाइड कर दो। ये क्या निकला तुम्हारा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। आई बात समझ में? ओके। लेकिन आप तो पढ़े हैं कि बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या कहा जाता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो यह किसके मोमेंटम में चेंजिंग का रेट है? ए का। तो इसलिए यह ए पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। उसको हम क्या चीज़ से सिंबलाइज किया है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये हो गया m1 v1 माइनस m1 u1 बाई dt। ये आई बात समझ में? अब हम लोग निकालेंगे कि बीम पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप और फिर निकालिए। आप क्या निकाल लीजिएगा कि सिमिलरली आप कर सकते हैं, या ऐसे निकाल लें, पहले एक बार निकाल लें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो चेंज कैसे निकालोगे? बाद का मोमेंटम, इट इज़ m2 v2। ओके। अब पहले का कितना है? तो m2 u2, ये चेंज है। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, इसको क्या करेंगे? दैट इज, अच्छा ठीक है, पहले रेट निकाल लें आप। तो रेट कैसे निकालेंगे? चेंज अब बाई टाइम, टाइम तो वही है dt है। अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और ये कितना हो गया? m2 v2 ओके माइनस m2 u2 और बाई टाइम dt। तो ये क्या निकाले आप? हैं? फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाई ए। क्लियर है? और ये ठीक है कि ये आप जो है कहते हैं कि सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटीज कांस्टेंट को 1 लिया जाता है। इसलिए आप ये भी जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसलिए हमने ये फोर्स लिखा यहाँ पर, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी के इक्वल है, और यहाँ ये लिखा। अब थर्ड लॉ से आप क्या जानते हैं? थर्ड लॉ से तो जानते हैं कि फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन बी आपके क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये क्या कहता है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। क्लियर है? तो अब इसको आप कर लें। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी यहाँ निकाले हैं m1 v1 अब माइनस m1 e1 अब बाई dt। और यहाँ पर माइनस दे करके ये लिखिए आप m2 v2 अब माइनस m2 u2 अब बाई dt। ओके। अब आप यहाँ से dt को क्या कर लें? कैंसिल कर लें और इसको सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा? m1 v1 माइनस m1 e1 और इधर क्या हो गया? माइनस m2 v2 अब प्लस m2 u2। अब देख लें यहाँ ये माइनस है और यहाँ प्लस है, इनको एक तरफ कर लें आप। तो यहाँ हो जाएगा m1 v1 और इसको इधर लाओ तो पॉजिटिव हो गया m2 v2 और फिर इसको इधर ले जाए आप तो m1 e1 अब प्लस क्या है? m2 e2। इसका मतलब क्या है? दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन ओके इक्वल है तो कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम, आप ए और बी दोनों को एक साथ एक सिस्टम लिए हैं, ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल है किसके? तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर, तो बिफोर कोलिजन। ये तो यहाँ इधर हम लोग लिखे हैं v1 v2 तो ये तो आफ्टर है, लेकिन ले लें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब इस तरह से आपने क्या देखा
दैट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है, सिस्टम इज कांस्टेंट। और ये आपका कोलिजन के समय जो फोर्स लगा है वो एक बॉडी ने दूसरे पर जो लगाया है उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, बाहरी फोर्स को ही नहीं लगाया गया है। यही कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर हम बाहरी फोर्स नहीं लगाएं तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब इसका एक दो एप्लीकेशंस देख लें आप। सबसे कॉमन और एग्जाम्पल है इसका, एप्लीकेशंस है रिक्वायल ऑफ गन। तो आप एक एप्लीकेशन सीख रहे हैं और पहला एप्लीकेशन क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशंस किसका, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप जानते हैं कि ये जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, इसका मतलब बंदूक पीछे की ओर रिक्वाइल करता है। ये क्यों करता है, करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देख लें आप कैसे निकालिएगा रिक्वाइल ऑफ गन, यानी वेलोसिटी ऑफ रिक्वाइल ऑफ गन कैसे निकालिएगा, और गन क्यों रिक्वाइल करता है। तो सपोज़ करें कि हम एक ऐसे ही आपको ये डायग्राम से दिखा रहे हैं कि सपोज़ करो कि ये गन है, ठीक है, ये गन है और यहाँ आपका ये, चलिए ट्राइगर का सिंबल दे दिए हम, और ये आपका जो है क्लियर है, और ये देख लें आपका बुलेट है, ओके। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, इसका मास m ले लेते हैं और ये किस वेलोसिटी से मूव करता है, v से। एक गन का मास m ले लेते हैं और ये रिक्वाइल करता है इधर की ओर किस वेलोसिटी से, तो ये हम ले लेते हैं v। तो अब आप देख लीजिए कि इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बिफोर फायरिंग बोथ आर स्टेशनरी, सो मोमेंटम इज ज़ीरो, ओके। सो बिफोर फायरिंग the gun, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंड सिस्टम यहाँ किससे बना है, एक गन प्लस बुलेट से। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब गन प्लस बुलेट कितना है, बोथ आर स्टेशनरी, तो 0 + 0 दैट इज 0 है। एंड आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा जी, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, और मोमेंटम ऑफ द गन, तो गन का मास अगर हमने m लिया है और वेलोसिटी v लेते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम तो कांस्टेंट होना चाहिए, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड हियर, मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का जो मोमेंटम है वो 0 है, ओके। यही होना चाहिए बाद का भी, mv + mv, ओके। देयरफॉर ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो गन का है वो कितना निकला, तो -mv/m, क्लियर है। तो गन क्यों रिक्वायर किया, इन ऑर्डर टू फुलफिल और इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले मोमेंटम 0 है, अगर एक ने गेन किया इधर मोमेंटम +10 यूनिट लेते हैं आप, तो कांस्टेंट रखने के लिए 0 रखने के लिए क्या करना होगा, दूसरा उतना ही मोमेंटम एक्वायर करे अपोजिट डायरेक्शंस में। अब इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। अगर ये गन केवल बुलेट इधर जाता तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे फॉलो होता है, यहाँ तो मोमेंटम +10 यूनिट हो जाता। लेकिन गन भी अगर पीछे की ओर आता है तो वो भी उतना ही मोमेंटम अगर एक्वायर करता है -10। अब कहिएगा कि बुलेट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है और गन की क्यों कम, तो यहाँ से एक्सप्रेशन से देख लें आप, मास ऑफ गन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि ये आपके जो फायरिंग करते हैं राइफल्स, अगर फायरिंग करता है सैनिक या पुलिस वाले, तो उसको आप क्या करते हैं, अपने कंधे से सटा लेते हैं। कंधे से सटाने का मतलब क्या हुआ कि ये गन का मास और बॉडी का मास दोनों कंबाइंड हो जाता है, और मास के बढ़ जाने से रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम होगी। और गलती से भी हमें क्या करना चाहिए, हाथ को लूज रख करके और चेस्ट के सामने अगर रख करके हम फायरिंग करते हैं तो हो सकता है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो आपको ज़्यादा नुकसान करते। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक कॉमन एग्जाम्पल है रिक्वायल ऑफ गन क्यों होता है। तो गन फायरिंग के समय गन पीछे की ओर क्यों मूव करता है, तो इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक एक्सपेरिमेंट आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं। आप एक बैलून लें
और बैलून को फुला दें। तो जब एक इन्फ्लेटेड बैलून्स को आप लेते हैं, सपोज को कि ये बैलून लिए आप, और बैलून को क्या किया, फुलाने के बाद इसके मुंह को आप बांध दिए, ओके। और इसको टेबल पर, एक स्मूथ टेबल पर आप इसको क्या कर दें, छोड़ दें आप, ओके। और आप उसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पर टेबल पर रखने के बाद एक यहाँ पर पिन होल कर दीजिए आप, तो हवा तो तेज़ी से इधर निकलेगा। क्या देखते हैं कि बैलून यहीं रहता है या इधर की ओर मूव करता है। यदि एयर इधर निकला तो बैलून आपका इधर बढ़ता है। क्यों? जितना इस डायरेक्शन में ये मोमेंटम गेन किया, एयर जो निकलती हुई हवा उससे है, उतना ही ये बैलून इधर मोमेंटम अगर गेन करे तो इक्वल एंड अपोजिट होने आने से ये ज़ीरो होगा। तो पहले भी मोमेंटम कितना था, पहले तो ये स्थिर था तो ज़ीरो था, और अब भी क्या होगा, मोमेंटम ज़ीरो, क्योंकि अगर ये 10 यूनिट हम इसको लेते हैं तो इतना ही -10 यूनिट ये एक्वायर करेगा। तो ये तो घर पर भी देख सकते हैं आप कि जब बैलून में आप इधर होल किए, हाँ आप अगर इधर करते तो ये किधर मूव करता है, इधर करता है। एक और भी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है रिक्वायल ऑफ गन, तो हो ही गया, रॉकेट प्रोपल्सन। तो रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट किस प्रिंसिपल पर काम करता है जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। रॉकेट में आप फ्यूल लिए रहते हैं, और ये देखिए ये फ्यूल अभी फील्ड है, अभी दोनों क्या, अभी रॉकेट स्थिर है, रॉकेट की वेलोसिटी ज़ीरो है, इसमें जो फ्यूल लिए हैं गैस वो भी ज़ीरो है, अभी मोमेंटम कितना है, ज़ीरो है। लेकिन जैसे रॉकेट को फायर किया जाता है तो इसके अंदर का गैस, ये इधर का जो इसमें फ्यूल है वो जलता है, जल करके गैस बनता है, और पीछे की ओर एक नैरो ओपनिंग से बाहर निकलता है। तो अगर ये वेलोसिटी एक्वायर किया बर्न्ड गैस, तो ये किधर क्या करता है, मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए ये तेज़ी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्योंकि पहले मोमेंटम को क्या था, ज़ीरो था, अभी भी ज़ीरो कब होगा, जब ये बर्न्ड गैस और रॉकेट्स इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस मोमेंटम गेन करें। जितनी स्पीड से जितना गैस इधर से निकलेगा उतनी ही तेज़ी से रॉकेट्स आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में क्या सीखा, टू स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स, और इसके 2 मेजर एप्लीकेशन सीखे, रॉकेट प्रोपल्सन और रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। और आपने एक क्या, आपको ये क्या चीज़ बताया कि ये आप अपने घर पर भी ये एक्सपेरिमेंटली इसको देख सकते हैं। एक बैलून लेंगे, उसमें हवा भर दीजिएगा, और पिन होल जैसे करते हैं आप देखते हैं कि जिधर होल किए हैं, जिधर से गैस निकल रहा है बैलून का, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बैलून मूव करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप इस पर सम करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।